ओके, सो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम डेटा सेट की मदद से एक से ज़्यादा टेबल से डेटा फैच कर सकते हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर सीखा था कि हम अगर डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं यूजिंग दी डेटा सेट, तो हम किस तरह से डेटा जो है ना वो फैच कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हमारा मोटिव ये होगा कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक टेबल से डेटा फैच करना सीखा था, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास मोर देन वन टेबल है तो उसके साथ हम किस तरह से डेटा फैच कर सकते हैं यूजिंग दी सेम डेटा सेट। तो उसके लिए मैं अपनी प्रीवियस वीडियो की एग्जांपल को ही यहाँ पे फॉलो करूँगा। तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर एक डेटा सेट एग्जांपल की डेटाबेस क्रिएट की थी और उसके अंदर एक कस्टमर का टेबल क्रिएट किया था। अब नाउ हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक और टेबल जनरेट करेंगे और जो हमारा होगा ऑर्डर का टेबल। अब ऑर्डर के टेबल के अंदर हम पहले ऑर्डर का टेबल क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर कुछ डेटा एंटर करते हैं और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हम अपनी कंसोल ऐप से किस तरह से दोनों टेबल्स का डेटा फैच कर सकते हैं। तो क्रिएट टेबल ऑर्डर्स और यहाँ पर आके मैंने कहा आईडी टीचर, दिस विल बी प्राइमरी की आइडेंटिटी, और इसके बाद यहाँ पर आके मैंने कहा यहाँ पे मैंने कस्टमर की आईडी पास कर ली इंटीजर। इसके बाद मैंने यहाँ पर रख लिया अमाउंट इंटीजर। तो मैंने यहाँ पर 3 कॉलम्स क्रिएट कर ली और ये 3 कॉलम्स कस्टमर आईडी में मैंने रख दे दिया। एग्जीक्यूट कर लेते हैं, हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब इसके बाद हम कुछ इंसर्ट कर लेते हैं डेटा, इंसर्ट इनटू हमारे पास ऑर्डर्स की टेबल है और उसको मैंने आइडेंटिटी रखा हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे कस्टमर आईडी और अमाउंट पास करना है, तो मैंने कस्टमर आईडी 1 दे दी, अमाउंट पास कर दिया 45 और यहाँ पर मैं ऑर्डर्स के बाद वैल्यूज़ लिखना भूल गया तो यहाँ पे वैल्यूज़ लिखते हैं, कॉमा। इसके बाद मैंने कहा कस्टमर 2 और यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू चेंज कर दी अमाउंट। इसी तरीके से मैंने कहा कस्टमर आईडी 2 कॉमा 46,000। इस तरह से मैंने यहाँ पर फिर से डेटा फैच किया। मैंने एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करना है 3 और मैंने कहा यहाँ पर 4500। एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं 1 कॉमा 67। तो हमने कुछ 4 रिकॉर्ड्स यहाँ पर इंसर्ट करवाए हैं अपने ऑर्डर्स के टेबल के अंदर। 5 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करवाए हैं। अब मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम दी ऑर्डर्स। तो जैसे ही मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे ऑर्डर के टेबल के अंदर कितना डेटा आ गए हैं। मेरे पास 5 रोज़ का डेटा इसके अंदर आ चुका है। चलें, अब हम आते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ और विजुअल स्टूडियो में चलते हैं और हम अपना कोड करते हैं रिलेटेड टू दी डेटा सेट। तो जिस तरह से प्रीवियस क्लास के अंदर जैसे आपको मैंने सिखाया था कि हम डेटा सेट से किस तरह से डेटा फैच कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने 2 नेम स्पेस इंक्लूड कराए थे, ट्राई कैच ब्लॉकिंग रखा था, उसके अंदर हमने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई थी। यहाँ पर हमने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई थी, उसके बाद कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था। यहाँ पे हमने डेटा अडाप्टर का ऑब्जेक्ट बनाया था जहाँ से हम कस्टमर सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स डेटा कर रहे थे। यहाँ पे हमने डेटा सेट का ऑब्जेक्ट बनाया था और यहाँ पर हमने डेटा सेट को फिल किया था तो यहाँ पर हमने अपने डेटा अडाप्टर को फिल किया था डेटा सेट के साथ और फिर हमने यहाँ पे कस्टमर के टेबल से डेटा फैच किया था। अब हमें करना क्या है कि मैं यहाँ पर एक कंसोल डॉट राइट लाइन प्रिंट करवा देता हूँ, लिख देता हूँ कस्टमर्स टेबल डेटा। अब इसके नीचे मुझे ये करना है कि मुझे जो ऑर्डर्स का टेबल अभी मैंने जनरेट करवाया है उसको मुझे यहाँ पर उसका डेटा भी फैच करना है। तो ये हमारा कस्टमर टेबल का चलें। अब इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आकर क्योंकि हमें जो है ना 2 टेबल्स की क्यूरी को रन करना है, तो हमें यहीं पर सेकंड क्यूरी अपनी पास करनी होगी अपने डेटा अडाप्टर के अंदर। तो मैं यहाँ पे सेकंड क्यूरी पास कर देता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम दी ऑर्डर्स। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टेबल का नाम भी क्या रखा है, ऑर्डर रखा है, तो इसलिए मैंने सेकंड क्यूरी पास की है यहाँ पर, उसमें मैंने पास किया सेलेक्ट ऑल फ्रॉम दी फ्रॉम दी ऑर्डर्स। उसके बाद बाकी हमारा सारा काम इस तरह से ही रहेगा। अब हमें जब डेटा फैच करनी है तो जिस तरह से मैंने फर्स्ट वाले का डेटा फैच किया था, कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर आके मैं कर देता हूँ ऑर्डर डेटा टेबल, यानी ऑर्डर के टेबल से डेटा यहाँ पे फैच हो रहा है। अब यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ता है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर हम 2 से
डेटा से फैच कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें बताना पड़ता है कि ये जो अभी हम डेटा फैच कर रहे हैं वो कौन से टेबल से फैच करना चाह रहे हैं, टेबल 1 से या टेबल 2 से। तो हमारे पास जो हमने पहले क्यूरी पास की है वो कस्टमर्स की पास की है, और उसके बाद मैंने ऑर्डर्स की क्यूरी पास की है। तो मेरा जो फर्स्ट वाला टेबल है वो कस्टमर का बन जाएगा, और मेरा जो सेकंड वाला टेबल है वो ऑर्डर का टेबल बन जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पर आके क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आके मुझे 1 पास करना पड़ेगा, ताकि जो मेरा डेटा है वो सेकंड वाले टेबल से फैच हो। तो ये काम करने के बाद अगर मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करूँगा, सो नाउ यू विल सी कि हमारे पास दोनों टेबल्स का डेटा यहाँ पे फैच हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ को सही नहीं किया, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ कस्टमर आईडी, जो ये रेलेवेंट मैसेज कराने हैं प्रिंट, तो मैंने यहाँ पर ऑर्डर आईडी दे दिया। पहले ऑर्डर आईडी प्रिंट होगी, फिर कस्टमर आईडी प्रिंट होगी। मोबाइल की जगह मुझे लिखना था अमाउंट, तो मैंने यहाँ पर पास कर दिया अमाउंट। और उसके बाद अब जैसे ही मैं रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास रेलेवेंट डेटा आ रहा है। अच्छा, इसी तरीके से क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम देखें, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये जो है हमारा डेटा टेबल, ठीक है, यानी हमारा जो डेटा सेट है इसके अंदर जब आप 2 या 3 या 4 क्यूरीज़ देते हो, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, वो टेबल को टेबल 1, टेबल 2 इस तरह का नाम दे देता है। तो अगर हम यहाँ पे ज़ीरो की जगह सिर्फ टेबल लिखेंगे तब भी हमारे पास डेटा फैच हो जाएगी, और जो डेटा फैच होगी वो कौन से टेबल से होगी, फर्स्ट वाले से। देख सकते हैं आपके पास कोई इशू नहीं आया। इसी तरीके से मुझे सेकंड टेबल से डेटा फैच करनी है, तो मैं यहाँ पर आके इस तरह से भी दे सकता हूँ, टेबल 1 लाइक दिस। तो टेबल 1 पास किया, तो ये देखें टेबल 1 से मेरे पास डेटा आ रही है। अगर मैं अब यहाँ पे टेबल 2 दे दूंगा तो मेरे पास एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास टेबल 2 कोई मौजूद नहीं है। तो डेटा सेट में जो नाम जा रहा होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेता है, टेबल, टेबल 1, टेबल 2, इस तरह से आपके पास टेबल के नाम ऐड होते चले जाते हैं। इसी तरीके से क्या होता है कि अगर हमारे पास हमारा जो डेटा सेट है, ठीक है, अगर डेटा सेट के अंदर हमारे पास मल्टीपल डेटा टेबल्स है, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कि इंडेक्स पोजीशन से या डिफ़ॉल्ट नेम से हम उसको सोच सकें या वो किस ऑर्डर में गया है या उसका नाम क्या है। तो इसी वजह से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी मिलती है टेबल नेम की, जिसके थ्रू हम एक्सप्लिसिटली भी जो है वो टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आके क्या लिखूँगा, मेरे डेटा सेट का नाम है DS, उसके बाद मैंने लिखा टेबल्स, उसके बाद मैंने कहा भाई ये जो मेरा 0 नंबर पे टेबल है उसके साथ हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है टेबल नेम की, तो मैंने इसका टेबल डिफ़ाइन कर दिया कस्टमर्स। तो अब इसका नाम जो है वो टेबल की जगह क्या हो जाएगा, कस्टमर्स हो जाएगा। तो मैं आपको लिख के भी दिखाता हूँ, यहाँ पर आके मैंने लिख दिया कस्टमर्स, और अब मैं रन करता हूँ तो आप देखें अब मेरे पास कस्टमर्स के टेबल से डेटा आ रहा है। तो मैं इस तरह से एक्सप्लिसिटली भी जो है वो आपने डेटा जो हमारा टेबल होता है, ठीक है, डेटा सेट के अंदर उसका नाम चेंज कर सकता हूँ बाय यूजिंग दी टेबल नेम प्रॉपर्टी। सो आज की इस क्लास के अंदर हमने सीखा कि अगर हम 2 से 3 मल्टीपल मोर देन 1 टेबल के साथ इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं इन दी डेटा सेट, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। हमने 2 टेबल से डेटा फैच करके देखा, फिर हमने देखा कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है टेबल का जब हम उसको डेटा सेट में ऐड करते हैं, और डेटा सेट के अंदर हम जो है वो टेबल का नाम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। सो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।